student, welcome to the Direct Tax Laws and International Taxation series. Today is lecture 2 of Income Tax Authority. आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम सेक्शन नंबर 116 टू सेक्शन 130 कवर करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी का. Before that I want to point out certain things to remember in this chapter. पहला आपको क्या याद रखना है, आपका जो फोकस एरिया रहना चाहिए वो अथॉरिटीज़ के नेम एंड उनकी पोजीशन एंड उनकी पावर रहनी चाहिए. वो किस पोजीशन पे आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीबीडीटी है, सीबीडीटी के नीचे आती है पीसीसीआईटी एंड सीसीआईटी. ठीक है, तो उसके नीचे आता है हमारा पीसीआईटी. तो इस तरीके से आपको लेवल वाइज याद रहना चाहिए किसके नीचे कौन आता है और किसके ऊपर कौन आता है. ठीक है, एंड इनकी पावर्स क्या है. एज़ फॉर द पावर्स सबकी जो पावर है ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं एक्सेप्ट सीबीडीटी. सीबीडीटी यहाँ पर जो मेन अथॉरिटी है, सीबीडीटी जो है यहाँ पे मेन अथॉरिटी रहेगी. एंड अनदर पॉइंट इज़ कि आपको जो यहाँ पे कोर जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 116 एंड सेक्शन नंबर 119. तो ये दो चैप्टर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहेंगी. ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन है उनकी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, बट एज़ फॉर द सेक फॉर पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूँगी. ठीक है, बट उनकी ज़्यादा जो रिलेवेंस है नहीं. ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेक्शन नंबर 17 में जो है वो अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ठीक है, सो बेसिक्स सा है यहाँ पे. सो इसी तरीके से जो है सेक्शन अदर सेक्शन है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 116. सो मैंने यहाँ पे एक साइड में लेवल लिखी हैं और एक साइड में अथॉरिटी लिखी है. एंड आई हैव ऑल्सो ड्रॉ एरो कि इसके नीचे जो अथॉरिटी आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं. ठीक है, सो लेट्स वन बाय वन लेट्स स्टडी. तो लेवल सबसे ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो हमारी है सीबीडीटी. नाउ सीबीडीटी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन. ये अपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, मतलब हायर अथॉरिटी है. इसके पास एनओसी की पावर है. इट कैन एनओसी मतलब नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है और सर्कुलेशन इशू करती है. एनी डिसीजन जो भी टेकन किए जाएंगे इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सीबीडीटी के अकॉर्डिंग ही होंगे. एंड जो सेकेंड लेवल पे आती हैं वो आती हैं पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीडीजीआईटी एंड डीजीआईटी. यहाँ पे पीसीसीआईटी का मतलब है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, सो बेसिकली सेम मीनिंग है चीफ, और यहाँ पे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे से प्रिंसिपल आ गया. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो हायर अथॉरिटी है और चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अथॉरिटी का. इसी तरीके से हमारे पास जो है पीडीजीआईटी आ जाता है. पीडीजीआईटी जो है स्टैंड फॉर प्रिंसिपल डायरेक्ट जनरल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड डीजीआईटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट जनरल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी. नाउ इस लेवल के जो भी अथॉरिटी होती है वो कमिश्नर होती हैं. वो कमिश्नर होती हैं एंड उनका जो काम होता है वो होता है कि एडमिनिस्टर करना और सुपरवाइज करना. ठीक है, एडमिनिस्टर करना एंड सुपरवाइज करना उनके बिलो लेवल की अथॉरिटी को. नाउ लेवल थर्ड में हमारी पीसीआईटी एंड सीआईटी, सीसीआईटी अपील, पीडीआईटी एंड डीआईटी लेवल की अथॉरिटीज़ आ जाती हैं. ये जो अथॉरिटी हैं वो अपने लेवल पे कंट्रोल एंड सुपरवाइज करती हैं रीजनल कमिश्नर्स को, रीजनल अथॉरिटीज़ को. ठीक है, एंड सीआईटी अपील जो है वो अपील के लिए भी यूज़ की जाती हैं. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट फोर्थ लेवल जो है हमारा वहाँ पे जेसी अपील एंड जेडी. तो ये जो है वो फाइनेंस एक्ट 2024 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ये न्यू जो है अथॉरिटीज़ इंट्रोड्यूस की थी पोजीशन, सो दैट जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए. ठीक है,
इसकी जो फुल फॉर्म है जेसी की वो है जॉइंट कमिश्नर अपील, एंड जेडी की फुल फॉर्म हो जाती है जॉइंट डायरेक्टर। नाउ नेक्स्ट लेवल इज़ लेवल नंबर 5। यहाँ पे हमारे एसी, एडी, डीसी, डीडी आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि एडिशनल कमीशन, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। सो ये जो लेवल है एंड हमारा जो नेक्स्ट लेवल है लेवल नंबर 6, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो तीनों लेवल के ऑफिसर हैं, 4, 5, 6 लेवल के जो ऑफिसर हैं, ये बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं देयर असेसमेंट पावर्स। तो इन तीनों लेवल की जो अथॉरिटी हैं उनके पास पावर है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7A के अंदर कि वो असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं, एंड ये लोग जो हैं वो असिस्ट भी कर सकते हैं कमिश्नर लेवल हायर अथॉरिटी को फॉर एनी अदर केसेस के लिए भी। देन हमारा आता है TRO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, जो कि हमारा जो टैक्स रिकवर करने के लिए एक ऑफिसर होता है। लाइक अगर SSC टैक्स नहीं पे कर रहा है तो वी हैव टू कलेक्ट टैक्स एनी हाउ, तो ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, एक्ट करता है एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट। शेड्यूल सेकंड होता है एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है, और बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकवर करना एरियर्स को। ठीक है, देन आता है हमारा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो कि हमारा असेसिंग ऑफिसर्स जो हैं को असिस्ट करता है इन इंक्वायरीज़ एंड वेरिफिकेशन। कोई भी इंक्वायरी अगर असेसिंग ऑफिसर को चाहिए या फिर कोई भी वेरिफिकेशन कराना है तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको असिस्ट करता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा, एंड आपको जो हायरार्की है वो समझ आई होगी, लेवल और पोजीशन समझ आए होंगे, पावर समझ आई होंगी इनकी। सो सेक्शन 116 में सिर्फ इतना ही है। CB सबसे पहली जो अथॉरिटी है हायर अथॉरिटी इनकम टैक्स में, वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके पास पावर है टू इशू ऑर्डर, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। ठीक है, एंड ये एनी काइंड ऑफ जो है ऑर्डर कर सकती है। देन आती है हमारी PCCIT, CCIT, PDGIT, DGIT, ये हमारी सेकंड लेवल की अथॉरिटी होती हैं। देन आती है हमारी PCIT, CIT अपील, PDIT, DIT। ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क है, अपनी लेवल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एडमिनिस्टर करती हैं, अपने लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एंड सुपरवाइज करती हैं, एंड अपील की पावर भी इनको रहती है। सो JC अपील, JD, AC, AD, JC, DC, DD और ITO। सो ये तीनों अथॉरिटी जो हैं वो AO लेवल का मतलब एक्सरसाइज करती हैं असेसमेंट की पावर को। एंड फिर हमारा है TRO, टैक्स रिकवरी एजेंट, लाइक एजेंट कह लो, ऑफिसर कह लो। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो कि हमारा AO को असिस्ट करता है फॉर एनी इंक्वायरी और एनी वेरिफिकेशन के लिए। नाउ वी हैव सेक्शन नंबर 117। तो सेक्शन नंबर 117 में पूछा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एज इट थिंक फिट इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करने का। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज भी कर सकती है CBDT को, DGIT को, ठीक है, CCIT को एंड DGIT को, इन सबको ऑथोराइज करती हैं लोअर लेवल की, लोअर रैंक के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए। लाइक AC, AD, JC, JD, इनको अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती हैं CBDT को, DGIT को, CIT को, DIT को। नाउ सेक्शन नंबर 118 आता है, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि बोर्ड के पास पावर है। बोर्ड हेयर मीन्स CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन को पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकती है एनी अथॉरिटी को टू सबऑर्डिनेट द अनदर अथॉरिटी, मतलब कि हेल्प करने को बोल सकती है कि आप इसको सबऑर्डिनेट करो, मतलब इसको आप आंसरेबल होगे, किसी भी अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर सकती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था। ठीक है,
नाउ वी हैव सेक्शन नंबर 119 जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी हियर बाय मीन्स सीबीडीटी की पावर ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी की क्या पावर्स है, बेसिकली उनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, बट टॉपिक जो है वो है पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, बट बेसिकली यहाँ पे सीबीडीटी की पावर्स को कोट किया गया है कि क्या क्या सीबीडीटी कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। तो सीबीडीटी के पास पावर है एंड वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं एनओसी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एनओसी इशू कर सकते हैं। एन मतलब नोटिफिकेशन, एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। किसी भी तरीके का ऑर्डर इशू कर सकते हैं या फिर सर्कुलर इशू कर सकते हैं। तो सीबीडीटी कैन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम एनी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन टू अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एज इट डीम फिट। लाइक जैसे भी उनको ठीक लगता है उस अकॉर्डिंग वो कोई भी डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, ऑर्डर इशू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब भी उनका मन करे तब कर सकती हैं, जब भी रिक्वायर्ड है तब कर सकती हैं। नाउ सीबीडीटी कांट इशू टू ऑर्डर्स। दो ऑर्डर ऐसे हैं जो सीबीडीटी इशू नहीं कर सकती। अभी हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि सीबीडीटी जो है वो एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन इशू कर सकती है टाइम टू टाइम एज इट डीम फिट नेसेसरी, जिससे भी उसको नेसेसरी लगता है उस अकॉर्डिंग। बट ऐसे दो केसेस हैं, दो ऑर्डर हैं जो कि सीबीडीटी इशू नहीं कर सकती। वो कौन से हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सब कुछ कर सकती है बट दो चीज़ नहीं कर सकती। तो यही चीज़ आपको पूछी जा सकती है कि क्या नहीं कर सकती, ठीक है। याद करने वाली चीज़ आपके लिए यही रहेगी। सो फर्स्ट वन, टू मेक डिस और डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। सिंस जो असेसमेंट का जो असेसमेंट करना जो एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जो सीबीडीटी है एंड असेसिंग ऑफिसर जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको वर्क करना है, ठीक है। तो सीबीडीटी ना तो कोई एरर्स या फिर पर्टिकुलर जो है वो कह सकती है कि ऐड करो या डिस्पोज ऑफ करो असेसमेंट में, किसको, एओ को। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं दे सकती असेसिंग ऑफिसर को रिलेटिंग टू असेसमेंट, ठीक है। एंड ना ही वो इंटरफेयर कर सकती है फिर डायरेक्शन ऑफ सीआईटी अपील। सीआईटी अपील मीन्स एओ, एओ अगर कुछ कह रहा है तो उसको वो इंटरफेयर नहीं कर सकती सीबीडीटी, ठीक है। तो फर्स्ट, टू मेक और डिस्पोज अ पर्टिकुलर असेसमेंट। असेसमेंट को डिस्पोज नहीं कर सकती या असेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, असेसमेंट को ओवर नहीं कर सकते सीबीडीटी के कहने पर, ठीक है। और इंटरफेयर नहीं कर सकती सीबीडीटी असेसमेंट में। Now, CBDT may provide any kind of relief under Income Tax Act. लाइक सीबीडीटी के पास पावर है, वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है किसी भी तरीका का, ठीक है। आइदर वो रिलीफ हो एडमिटिंग बिलेटेड एप्लीकेशन, कोई इंडिविजुअल है या असेसी है, उसने ना रिटर्न फाइल करने में लेट हो चुका है, रीज़नेबल जो है उसके पास रीज़न था कि हाँ ड्यू टू सम रीज़नेबल रीज़न वो रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा था, तो उसने सीबीडीटी को अप्लाई करा कि ये बिलेटेड रिटर्न है, एक्सेप्ट कर लो, लेट क्यों हुआ, ड्यू टू सम रीज़न। एंड सीबीडीटी को अगर लगता है कि रीज़न वैलिड है तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। सेकेंड इज़ अलाउ एग्जाम्शन। एग्जाम्शन अलाउ कर सकता है कंडीशनली, अनकंडीशनली, ठीक है, कैसे भी अलाउ कर सकता है, डिपेंड करता है सीबीडीटी के ऊपर। अलाउ डिडक्शन, डिडक्शन अलाउ कर सकता है होल और पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड, ठीक है। अलाउ एनी रिफंड, रिफंड भी अलाउ कर सकता है, मतलब एनी काइंड ऑफ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। रिलीफ रिलेटिंग टू पेनल्टी, पेनल्टी से रिलेटेड भी जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है कि पेनल्टी को वेव ऑफ कर सकती है, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर सेक्शन नंबर 190A जो कि आपके लिए ये सनसेट चैप्टर, सनसेट टॉपिक है, इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, ना ही एग्ज़ाम में कभी पूछा है। टॉपिक इसका जो नाम है वो है टैक्स पेयर चार्टर, चार्टर, ठीक है। इसका नाम है टैक्स पेयर चार्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टैक्स पेयर है उसके लिए एक चार्ट होता है जिसमें एक लिस्ट लिखी होती है कि उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, मतलब बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं कि टैक्स पेयर को क्या गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी हैं।
आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं था, सो मैंने जस्ट आपको समझा दिया है। अगर टैक्स चार्टर आए, एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है व्हाट इज़ टैक्स चार्टर। तो टैक्स चार्टर जो है वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि टैक्स पेयर को फॉलो करनी होती है। वी हैव सेक्शन नंबर 130, फेसलेस जुरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। हियर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था इन ऑफिशियल गैजेट में फॉर फेसलेस असेसमेंट। बेसिकली फेसलेस असेसमेंट के लिए है। क्यों इस स्कीम को लेके आया गया? टू इम्पार्ट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, जो वर्क है वो एफिशिएंटली होता रहे, एंड जो ऑफिसर हैं वो अकाउंटेबल रहें फॉर देयर वर्क। अगर हमें पता होगा कि कौन सा काम किसने किया है, सो वी कैन क्वेश्चन दैट पर्सन। सो यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है, वर्क एफिशिएंटली टाइम पे भी हो जाता है, एंड ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। टू एलिमिनेट इंटरफेस बिटवीन एसएससी एंड इनकम टैक्स ऑफिसर मीन्स पहले क्या था कि एसएससी एंड इनकम टैक्स ऑफिसर जो है आपस में कांटेक्ट करते थे, एंड देन असेसमेंट जो है वो होता था ना यहाँ पर। सो वहाँ पे चांसेस थे ब्राइबरी के, ठीक है, करप्शन के चांसेस थे कि एसएससी जो है अगर बड़ी पार्टी है तो दे कैन ऑफर सम ब्राइबरी एंड दे कैन ऑफर सम मनी एक्सेट्रा टू ऑफिसर, जिससे जो ऑफिसर की है इंडिपेंडेंसी जो है अफेक्ट हो सकती थी। सो थ्रू दिस सिस्टम फेसलेस जुरिडिक्शन, ये जो इंटरैक्शन था एसएससी ऑफिसर एंड एसएससी के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सेकेंड इज़ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो एओ थे, अब कुछ एरिया के जो एओ थे, लाइक हिल स्टेशन के जो एओ थे वो होल ईयर काम नहीं करते। वहाँ पे 6 मंथ तो बिल्कुल वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे सब कुछ बंद रहता है। सो अब उनकी एफिशिएंसी, उनका मतलब वो खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो ठीक है, वो उनका जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। नाउ अ फेसलेस जुरिडिक्शन में, फेसलेस असेसमेंट में दे कैन लाइक प्रोवाइड असेसमेंट टू दोज जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं, जो कि खाली बैठे हैं, एंड और उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा बर्डन जो है वो कुछ पे पड़ जाता था, उसकी वजह से क्या होता था कि जो खाली बैठे हैं उनका जो है वो अर्न कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। तो इस फेसलेस जुरिडिक्शन की वजह से क्या हुआ, नाउ एसएससी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फेसलेस है, अब वो घर बैठे बैठे भी कर सकता था। टू कैरी आउट टीम बेस्ड असेसमेंट, लाइक यहाँ पे ना एक हायरार्की, एक सिस्टम जो है स्टैब्लिश किया गया है। सो यस, टीम बेस्ड असेसमेंट किस तरीके से हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक कमेटी बिठाई हुई है, डिफरेंट लाइक नेशन वाइज, रीजन वाइज जो है वो कमेटी बैठी हुई हैं। लाइक इन नेशन में हमारा आ जाता है एनएफएसी, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। रीजनल लेवल पे जो हैं हमारे आरएफएसीज हैं, रीजनल फेसलेस असेसमेंट जुरिडिक्शन सेंटर्स, डिफरेंट। देन हमारा आ जाते हैं असेसमेंट यूनिट, फिर हर रीजन में असेसमेंट यूनिट आ जाते हैं। असेसमेंट यूनिट्स जो कि हमारा एक्चुअली में जो है, असेसमेंट यूनिट क्या करते हैं, जो एक्चुअल असेसमेंट है उसको ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ वेरिफिकेशन यूनिट। नाउ वी हैव वेरिफिकेशन यूनिट जो वेरीफाई करते हैं जो भी असेसमेंट यूनिट ने असेसमेंट ड्राफ्ट ऑर्डर जो है वो रेडी किया है, उसको वेरीफाई करने का काम हो जाता है असेसमेंट यूनिट का। नाउ फिर आता है हमारा टेक्निकल यूनिट, कि कोई भी अगर उसमें टेक्निकल एरर है तो असेसमेंट वेरिफिकेशन यूनिट जो है वो टेक्निकल यूनिट को रेफ़र करेगा। एंड उसके बाद जो है हमारा रिव्यू यूनिट आता है कि अब इस सारे जो वर्क है, यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद ड्राफ्ट जो है वो रेडी किया जाएगा, क्या क्या एरर थे, क्या क्या करेक्शन है वो रेडी किए जाएंगे, एंड देन ये
NAFAC के पास चला जाएगा। देन NAFC जो है वो अगेन इसको रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को सेंड करेगा एंड देन वो सेंड करेंगे असेसमेंट यूनिट को। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे एक जो है टीम बेस्ड असेसमेंट जो है वो फॉलो किया जाता है। नाउ हमारा बेसिकली चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, बट स्टिल देयर इज़ चैप्टर सेक्शन नंबर 120, 124 एंड 127, 129 है, जो कि हमारे फेसलेस जुरिडिक्शन में ही इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दैम एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। वी हैव सेक्शन नंबर 120। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जो है वो पावर दी जाती हैं और वो एनी काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं, जो कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं बाय नोटिफिकेशन। ठीक है। देन वी हैव अ सेक्शन नंबर 124। इसमें क्या होता है कि इसमें चेक किया जाता है कि एओ का जो जुरिडिक्शन है वो चेक किया जाता है। मीन्स जुरिडिक्शन चेक करना मतलब कि जिस जुरिडिक्शन का जो असेसमेंट जो है वो उसी जुरिडिक्शन के एओ को हैंडल करना होता है। मतलब अगर दिल्ली का इंडिविजुअल जो है असेसी है एंड तो उसका केस जो है वो दिल्ली का ही जो है क्या एओ हैंडल करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जुरिडिक्शन जो है वो डिसाइड किया जाता था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ अब फेसलेस असेसमेंट हो चुका है, तो अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू असाइन द जुरिडिक्शन टू द सेम स्टेट। ठीक है। अब सेम स्टेट को जुरिडिक्शन असेसमेंट असाइन करने का कोई भी रूल नहीं है। नाउ किसी के पास भी जा सकता है, मतलब दिल्ली का एसएससी है उसका जो असेसमेंट है वो किसी के पास भी जा सकता है। नाउ किसी भी एओ के पास जा सकता है। अब वो मुंबई में बैठा हो, कश्मीर में बैठा हो या कलकत्ता में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो किसी के पास भी जा सकता है। दैट इज़ वाई ये जो सेक्शन है वो सेट्स जो है वो सेक्शन है ये ख़त्म हो चुका है। अब ये आपको ना तो पूछेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर 130 जो है आ चुका है, फेसलेस जुरिडिक्शन। नाउ वी हैव सेक्शन 127 जहाँ पे बात होती है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर एओ रिटायर हो रहा है या फिर उसने कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी की है या उससे जो है वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो क्या हो सकता है कि केस ट्रांसफ़र हो सकता है अनदर असेसी को, जो कि उस जुरिडिक्शन का हो या फिर ठीक है, या तो उस जुरिडिक्शन का हो या फिर उसको लैंग्वेज समझ आती हो या व्हाटएवर रीज़न, या फिर न्यू अपॉइंट किया गया है एओ। ठीक है। व्हाटएवर केस कि अगर एक एओ जा रहा है तो दूसरे एओ को, ठीक है, अदर एओ को केस ट्रांसफ़र करना इज़ अलाउ। ठीक है। बट अलाउ करने से पहले जो असेसी है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दी जाएगी एंड उससे पूछा जाएगा एंड जो केस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि जहाँ से जो पुराना एओ है वो छोड़ के गया है, आइदर जो नया एओ है वहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है। आइदर अगर एसएससी की डिमांड है या एसएससी रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो फ्रेशली स्टार्ट भी कर सकता है असेसमेंट को। तो सेक्शन 127 में बेसिकली पावर टू ट्रांसफ़र केसेस है कि क्या एओ को ट्रांसफ़र करने की पावर है केसेस टू अनदर एओ। सो यस, ये पावर है एओ को। एंड किस लेवल के एओ को है? PDGIT, ठीक है, DGIT, PCCIT, CCIT एंड CIT। इस लेवल के जो हमारे मतलब सेकंड लेवल, ये हमारा सेकंड लेवल था, इस लेवल के असेसिंग ऑफिसर्स को पावर है टू ट्रांसफ़र द केसेस। एंड इसी बेसिस पे एक केस भी है, केस लॉ है, जो कि है हमारा अजंता इंडस्ट्रीज़ वर्सेस CBDT। इस केस में जो क्रक्स निकला था वो था कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। विदाउट रीज़न अगर आप ट्रांसफ़र करते हो केसेस को तो वो इनवैलिडेट मान लिया जाएगा। विदाउट रीज़न अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा, उसको ट्रांसफ़र कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आपको केस ट्रांसफ़र करना है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न आपको प्रोवाइड करना है। नाउ सेक्शन
129 है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनकम्बेंस ऑफ ऑफिस, मतलब अगर एक एओ दूसरे एओ की जगह ले लेता है, ठीक है, तो उसको कहाँ से केस स्टार्ट करना है, तो वो असेसमेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे जो पुराना वाला एओ था वो छोड़ के गया था, ठीक है, जहाँ पे वो छोड़ के गया था वहीं से स्टार्ट करना है, या फिर फ्रेशली स्टार्ट करना है, ठीक है, इसी को कहते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि अगर एओ चाहे तो वो जो है जहाँ से पुराना एओ छोड़ के गया वहाँ से स्टार्ट करे। अगर असेसी की रिक्वेस्ट है या फिर उसकी डिमांड है या फिर असेसिंग ऑफिसर को खुद लगता है कि फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए तो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। सो दिस इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ आर इनकम टैक्स अथॉरिटी चैप्टर। सो यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटी ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी जून 2026 का अटैम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एग्रीकल्चर इनकम का रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।